नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ हैं जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और सीनियर काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग भी करती हैं। और आज हम इनसे बेसिकली जानेंगे कि मॉनसून का सीज़न आ रहा है तो किस तरीके से लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉनसून के टाइम पे लोगों को स्किन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज हमारा बेसिक जो टॉपिक रहेगा मैम के साथ में वो यही रहेगा कि किस तरीके से तैयारियाँ करनी हैं और मॉनसून में अपना ध्यान किस तरीके से रखना है। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंग पे। और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि आप लोगों को जो भी सजेशंस हैं आप अपनी तरफ से वो उन्हें दे पाएँ। तो आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। और जी मैम, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि सीज़न आ रहा है मॉनसून का, तो लोगों के अंदर जो दिक्कतें इस समय आती हैं, जैसे कि लोग शेयर करते हैं कि मॉनसून में बाल बहुत झड़ रहे हैं, कुछ लोगों को ये रूसी की दिक्कतें आ जाती हैं इस टाइम पे, तो उन लोगों को किस तरीके से सजेस्ट करेंगी, क्या करना चाहिए उन्हें इस टाइम पे बालों के लिए, अगर बेसिकली बात करें? देखिए, बालों की समस्या जो है, ठीक है, ये मानसून के समय में बढ़ जाती है। ठीक है, समस्या हर सीज़न में होती है बालों की, बट मानसून में बढ़ जाती है। तो यदि किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, मतलब रूसी का प्रॉब्लम है, या फिर बाल बहुत झड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है मानसून में, तो उनको है कि पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, रेदर देन कि यदि कुछ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि अपने स्किन एक्सपर्ट से मिले। ठीक, और उनके बताए हुए जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग ही वो करें। ठीक है, बस ये है कि बाल को ज़्यादा ऑयलिंग, मतलब ज़्यादा तेल लगा करके उसको ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ने का है, ये सब उनको ध्यान रखने तो ये हफ्ते के अंदर तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट कर रही हैं कि मॉनसून में ये थोड़ा कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। ठीक है, बस है कि शैम्पू करने के आधे घंटे पहले, ठीक, ऑयलिंग करें। ठीक, और आधे घंटे के बाद वो हेयर वॉश कर ले, बाल धो ले। ठीक है, तो सप्ताह में 2 दिन इतना करें। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जैसे कि लोगों में एक भ्रम है इस चीज़ से रिलेटेड कि यदि वो ऑयलिंग करते हैं और उसको वो लंबा छोड़ेंगे तो बाल बहुत घने होंगे, लंबे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। वो ऐसा है कि जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली जो हेयर मसाज जो जंपी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो स्काल्प का, सर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बस इम्प्रूव होता है, बढ़िया होता है उतनी देर से। तो वो जो बाल की जड़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, उतना ही रोल होता है ऑयलिंग का, उतनी ही देर। उसके बाद ये नहीं कि ऑयलिंग करके यदि वो पूरा दिन रख लेते हैं या फिर सप्ताह रख लेते हैं, 2-3 दिन रखते हैं, तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ये है कि जो ऑयल होता है वो डस्ट अट्रैक्टेंट होता है, डस्ट को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उससे बाल गंदा होता है। ठीक, और बाल और झड़ता है। ठीक ना, तो बस उसको है कि थोड़ी ही देर के लिए रखना है, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स। ठीक, फिर बाल धो लेना है सप्ताह में 2 दिन। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर दीप्ति ने हमें बताया कि आप लोग जो ऐसा सोचते हैं कि आप तेल रख लेंगे 2 घंटे या फिर एक दिन आप लोग रख लेते हैं ये सोच के कि वो आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, आप आधे घंटे के लिए भी अगर चंपी करके बाल धो लेते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। इनफैक्ट वही आपके लिए काम करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो वो आपके बालों के लिए एक तरीके से कहें तो गलत ही साबित होगा। तो डॉक्टर, एक चीज़ और आती है जो तेलों को लेकर है, मार्केट पे इतने तरह तरह के सिंथेटिक ऑयल मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सजेस्ट करिए कि लोगों को किस तरीके का तेल चूज़ करना चाहिए जब उन्हें बालों में प्रॉब्लम होती है या फिर बाल झड़ने की समस्या आती है। तो इतने सारे ऐड आते हैं, ये तेल लगा लो बाल झड़ने कम हो जाएंगे, या फिर अगर बाल काले करने हैं उसके लिए डिफरेंट ऑयल आती हैं, तो उसके बारे में कुछ सजेस्ट करिए प्लीज़। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑयल्स है, मैं उसका जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आती है, तो वो सब से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यदि तेल बालों के लिए जो अच्छा है वो शुद्ध नारियल तेल अच्छा है। ठीक, यदि नारियल तेल से चंपी करते हैं, ठीक, तो बस उतना ही सही है। अदरवाइज़ वो सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है और सब किसी तेल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेफर करना है सिर्फ शुद्ध नारियल तेल। हम लोग पेशेंट को वही एडवाइस करते हैं।
चलिए, एक आपको पता चल गया कि आपको नारियल के ही तेल से चम्पी करनी है। आप डिफरेंट मार्केट में जो ऑयल्स आती हैं और आपको लगता है ये इस एक्टर ने इसका ऐड कर लिया तो ऑयल बहुत अच्छा है, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कई बार लोग प्राइस भी देख के जाते हैं कि तेल महंगा है, इसका मतलब वो तेल अच्छा होगा, तो आपको वो भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से पूछना चाहती हूँ, ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है, क्या उसकी ऑयलिंग करना ठीक रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही वो बालों के लिए अच्छा होता है और ना ही वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। बल्कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो आते हैं और मस्टर्ड ऑयल को अप्लाई किए होते हैं बॉडी पे, तो उसके कारण बहुत सारे दाने हो गए होते हैं, रैशेस हो गए होते हैं। क्योंकि बेसिकली मस्टर्ड ऑयल में ना इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक ना। जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि स्किन के लिए एलर्जन होते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है वो मस्टर्ड ऑयल में होती है, तो वो स्किन के लिए या फिर बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया कि आपके लिए मस्टर्ड ऑयल भी उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर ने तो बोला है सीधे तरीके से कि वो आपके स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, आपके बालों के लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर बालों पे चम्पी करने की बात आती है तो आप सीधे तौर पर नारियल का शुद्ध तेल इस्तेमाल करें। और डॉक्टर, हेयर के बारे में हमने बातें कर ली हैं, आपने सारा कुछ सजेस्ट कर दिया हमें। अब स्किन की तरफ आते हैं। बरसात का मौसम आ रहा है, स्किन पे डिफरेंट टाइप के रैशेज़ और ये सारा कुछ होने की समस्याएं लोगों में बढ़ जाती हैं इस समय पे। तो उसमें किस तरीके से लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर शुरुआत हम कपड़ों से ही करें, कपड़े किस तरीके का पहनना चाहिए, फैब्रिक किस तरीके का होना चाहिए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर आगे आप जो भी सजेस्ट करना चाहें वो भी बताइए हमें। देखिए, मानसून में जब मानसून शुरू होने वाला होता है तो उसमें ज़्यादातर ये सब कपड़ों का और स्किन बॉडी जो भी है इसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है जैसे कि कपड़ा अच्छे से सूखा होना चाहिए, प्रॉपर। जब भी धूप हो रही होती है तो कपड़े को सुखा लेने का है, ठीक। अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का है, ठीक। और कुछ पर्सनल अपना जो भी स्टफ्स है, टॉवेल है या फिर अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, ये सब बिल्कुल भी शेयर नहीं करने का है। अपना जो कंघी है उसको नहीं शेयर करने का है। ये सबसे इन्फेक्शन जो है वो बॉडी टू बॉडी वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो नहीं करने का है। कपड़ा जो प्रेफर करने का है वो है कॉटन का। कॉटन के कपड़े में क्या होती है कि जो होल होते हैं, जो कि सारे फैब्रिक का जो डिस्टेंस होता है एक धागे से दूसरे धागे का, वो कॉटन में सबसे ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, हवा आसपास हो सकता है, वेंटिलेशन का होता है प्रॉपर। तो कॉटन फैब्रिक जो है वो प्रेफर करना चाहिए। और उसके अलावा अगर रैशेज़ की समस्या, जनरली रैशेज़ ही होते हैं, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन अगर कुछ घर पे ट्रीटमेंट करने का अगर पेशेंट सोचे कि अगर स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि उसको वहाँ पर रोके एंड देन डॉक्टर के पास आ सके, तो वो कुछ आप बता सकते हैं? यदि कोई भी रैशेस या फिर दाने होते हैं, और ख़ासकर मैं रैशेस की बात करूँ तो यदि वो 1-2 दिन से है और वो किसी ख़ास चीज़ से एक्सपोज नहीं हुआ है और खुद से हुआ है, तो वो प्लेन नारियल तेल लगा सकते हैं, उससे ठीक हो सकता है। ठीक होना होगा तो, नहीं तो वो कम से कम ख़राब नहीं करता है, बीमारी को बढ़ाता नहीं है, ठीक। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मोस्ट एब्यूज़्ड जो मेडिसिन्स है, जैसे क्लोब जी, ठीक है, ये सब जो क्लोब जी वगैरह लगा करके आते हैं। तो ये एक पेशेंट टू वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट ये एक चलते जाता है। मतलब एक जो है वो दूसरे को बताते हैं कि मैंने ये लगाया था, आप भी लगा लो, दाने पे, रैशेस पे, ठीक। तो चूँकि यदि उसका कारण कोई और चीज़ है तो वो तो ठीक नहीं होएगा, बल्कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होता है। जो स्टेरॉइड की भी कैटेगरी होती है, उसमें भी पोटेंसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। उसमें वो सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, स्टेरॉइड है, क्लोबजी वगैरह। तो वो लगा के आते हैं। तो फिर हम जैसे हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास एक ऑप्शन यही होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड लगाकर पेशेंट आया है तो उससे कम पोटेंसी वाला दवा देने से उस पर असर नहीं करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि यदि मेडिसिन किसी को पूछना है तो वो इधर उधर से ना पूछ के डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास आए, ना कि मतलब फैमिली मेम्बर से, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर वाली से पूछते हैं, वहाँ जाते हैं तो कि दाने हो रहे हैं, चाहे ये हो रहे हैं, तो वो लोग भी कुछ गलत एडवाइस देते हैं। तो वो सब नहीं करना है।
यदि 1-2 दिन की प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, प्लेन कोकोनट ऑयल लगा ले, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर स्किन स्पेशलिस्ट। तो जैसा कि डॉक्टर दीप्ति ने बताया, क्लॉब जी मतलब क्लोबेटासोल ये कंटेंट होता है उस मेडिसिन का, तो आप इस तरीके की कोई भी मेडिसिन यूं ही जाकर किसी मेडिकल स्टोर से ना ले लें, या फिर अगर आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया है कि हाँ मेरा तो इस मेडिसिन से ठीक हो गया, तो वो भी आप ना लें, ऐसा ही आप कह रहे हैं ना, सीधे डॉक्टर के पास हमें आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है कि शरीर पे दाने दिखने, ठीक, और शरीर पे रैशेस होने, स्किन का जो प्रॉब्लम होता है, यदि किसी एक को दाने हुआ है, ठीक है, और किसी दूसरे को दाने हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का दाना होने का कारण सेम हो, ठीक है। यदि एक का दाने का ट्रीटमेंट यदि कोई स्किन स्पेशलिस्ट से मिला और यदि उसको कोई ऐसा क्रीम लिखा गया है या कोई ऐसा मेडिसिन लिखा गया है जो उस दाने के लिए है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पेशेंट जिसको दाने हो उसके लिए भी वही ट्रीटमेंट है, क्योंकि सबका कारण अलग अलग होता है। तो ऐसा है कि यदि कोई दाने या फिर रैशेस, जो कि बेसिकली फंगल इन्फेक्शन की तरफ मैं बोलना चाहूँगी, उस पर पेशेंट टेनोवेट, क्लॉब जी और ये सब लगा करके आ जाते हैं, जो कि एकदम से ही गलत है, वो उस बीमारी को बढ़ाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो उस जगह को, जो वो स्किन का पार्ट होता है, उसको वो जला दिया होता है। तो किसी से भी स्किन रिलेटेड खासकर मैं बोलना चाहूँगी कि किसी से भी एडवाइस नहीं लेने का, एडवाइस लेना है तो सीधे स्किन स्पेशलिस्ट के पास आने का है। और अभी हम मेडिसिन की बात कर रहे थे, तो क्या हम स्किन टू स्किन भी अगर हम देखें कि स्किन टाइप अगर डिफरेंट होती है लोगों की, तो क्या उसका भी असर पड़ता है क्या इन सब चीज़ों पे? हाँ, बहुत असर पड़ता है। स्किन टाइप्स जैसे मेडिकल टर्म है, एक फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स होता है, ठीक है, तो उसमें ना स्किन का टाइपिंग दिया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5 ऐसे करके। तो उसके अकॉर्डिंग है कि सबका स्किन का टाइप अलग होता है, बेसिकली कलर अलग है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। तो ये तो हमने जान लिया दोस्तों, आपको अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है आपको, ना किसी फ्रेंड से सजेशन लेना है, आप सीधे डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर से सजेशन लेंगे और जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलती हैं आप वही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। अभी मानसून बारिश की शुरुआत हो भी चुकी है, तो हम बस ये जानना चाहते हैं आपसे कि बारिश के मौसम में किस किस तरीके के स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, या बीमारियाँ अगर कॉमन अगर हम देखें तो लोगों के अंदर क्या क्या होती हैं, उसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सेम रहती हैं बाकी सीजन्स के जैसे ही, मानसून में भी, बस वो बढ़ जाती हैं ज़्यादा सीवियर फॉर्म, मतलब कि उस थोड़ा बड़ा फॉर्म ले लेती हैं बीमारी का। जैसे कि एक्जिमा है, ठीक, वो हर सीज़न में पेशेंट को किसी भी सीज़न में हो सकता है, तो एक्जिमा है। फिर एक स्केबीज जैसी बीमारी है जो कि एक कीड़ा के कारण होती है, ठीक, और फंगल इन्फेक्शन, ये इस टाइप की जो बीमारियां हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, ये सब भी सारी सीजन्स में होती हैं। बस ये है कि मानसून में इनका चांसेस जो है वो होने का बहुत बढ़ जाता है, और होता भी है तो थोड़ा सीवियर फॉर्म में हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि यदि पेशेंट को एक्जिमा है, किस तरह का खुजलाने का प्रॉब्लम है, वहाँ पे चमड़ी थोड़ी मोटी हो गई है, काली हो गई है, तो उसको खुजलाना नहीं है। वहाँ पे है कि अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यदि आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको बार बार लगाने का है। खुजलाना मना होता है वैसे पेशेंट को। फिर जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, यदि तो फंगल इन्फेक्शन में भी है कि प्रॉपर यदि आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं तो जितने दिन की दवा लिखी होती है उतने दिन दवा करना होता है, खाना होता है। ऐसा नहीं कि यदि 3 वीक का लिखा हुआ है या फिर 2 वीक का दवा लिखा हुआ है तो उसको खुद से नहीं आ पा रहे हैं तो उसको और लंबा चला ले रहे हैं, या फिर खुद से ठीक हो गया, ऐसे भी पेशेंट करते हैं कि उनको बस ठीक लग रहा है तो वो खुद से दवा छोड़ देते हैं। तो वो भी नहीं करना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि दवा के लिए रेसिस्टेंस फिर बढ़ने लग जाता है, या प्रॉपर डोज को प्रॉपर ड्यूरेशन तक यदि नहीं लेते हैं तो।
बस यही सब है कि इन सब का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और अब जब डॉक्टर हम दवाइयों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक सबसे कॉमन चीज़ होती है, लोग उठते हैं खुजली हुई या कोई भी प्रॉब्लम हुई फटाक से अपने पास के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। और दिक्कत तब हो जाती है जब वो दवाइयाँ तो लेकर आ जाते हैं वहाँ ये सोच के कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा है या फिर टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो यहाँ तो दवाई तुरंत मिल जाती है, लेके आ जाते हैं। लेकिन दिक्कतें फिर आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि उनसे उनकी प्रॉब्लम कभी कभी ठीक नहीं होती है, इनफैक्ट बढ़ जाती है। या फिर जैसा आपने बताया कि दवाइयों का डोज उनका बढ़ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हायर लेवल की मेडिसिन को यूज़ कर लिया है बिना डॉक्टर से सलाह लिए हुए। तो उसके बारे में लोगों को प्लीज़ बताइए, जागरूक कीजिए कि उन्हें इस तरीके से कहीं जा कर के दवाइयाँ नहीं लेनी है और वो क्या करना चाहिए उनको। ये बहुत ही कॉमन है और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे पहला, यदि पेशेंट को कोई भी स्किन प्रॉब्लम होता है तो आई थिंक 100 में से 75% जो पेशेंट है वो तो सबसे कॉमन है कि वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और उनके बताए हुए जो भी क्रीम दवा जो भी रहता है वो उसको यूज करते हैं। इसका कारण ये भी है ना कि जैसे इंडिया में क्या है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक गैप है। डॉक्टर की बात जो है वो पेशेंट नहीं समझ पाते हैं, ठीक, और उनको एक अलग सा डर भी है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो वो सबसे इजी एसेसिबल चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं। आपने ये जो बात बोली इसमें मुझे एक चीज़ याद आई है कि स्किन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है तो लोग डरते भी हैं बाहर निकलने से, कि लोगों के अंदर अगर पता चल जाएगा कि मुझे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लोग मेरे से दूर भागने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ काउंसलिंग भी क्या काम करती है, आप यूज़ करते हैं ये टैक्टिक? हाँ, काउंसलिंग भी, स्किन डिजीज़ में काउंसलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलर किसी ऐसी चीज़ के लिए जैसे सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है या फिर जैसे सोरियासिस नाम की बीमारी होती है जिसमें चमड़ी जो है वो मोटे छिलके जैसे उसमें से निकलती है, तो ये सब कुछ डिजीज़ है। या फिर कुष्ठ रोग है, इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पेशेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं कि क्या है, इसको कैसे रखना है और इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी और को। बट जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उनकी मानसिकता तो हम लोग उस जगह पे नहीं बदल पाते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार कैंप भी करते हैं, जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोगों को एक जगह पे समझाया जा सके, बोला जा सके। जैसे सफ़ेद दाग को लेकर के ही लोग उसको अभिशाप मानते हैं, है ना, कि किसी जन्म का ये कर्म है कि फल मिल रहा है। हाँ, ये मिल रहा है। जैसे कि कल वर्ल्ड विटिलिगो डे था, तो इस पे हम लोगों ने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसको अलग अलग कैंपेन करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की है कि ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एकदम ही नॉर्मल है ये। और बस ये होता है कि जो रंग बनाने वाली जो कोशिका होती है वो बस वहाँ पे नहीं होती है, इतना ही बस होता है। इसका किसी का खाने पीने से कोई रोल नहीं है कि मांस मछली खा करके दूध पी ले रहे हैं या फिर इसका कॉम्बिनेशन, ये बहुत भ्रांति है। हाँ, दूध नहीं पीना चाहिए जी, तो बस ये नहीं है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस पे कोई ऐसा स्टडी नहीं मिला है हम लोगों को कि ये खाने पीने से होता है ऐसा। तो बस ये है कि वो रंग बनाने वाली कोशिका वहाँ पे नहीं रहती है जिसके कारण वहाँ पे सफ़ेद हो गया होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी है। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में। मेरे पेशेंट भी ऐसे बहुत ठीक हुए हैं। फिर भी मैं किसी पेशेंट को कभी गारंटी नहीं देती हूँ कि ये 100% वन विज़िट पे मैं ये बोल दूँ कि एकदम से ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, किसका कंडीशन कितना रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट का, तो वो सब टाइम अलग अलग होता है सब में। किसी का थोड़ा जल्दी इम्प्रूव करता है, पेशेंट टू पेशेंट वो वैरी करता है। तो वही है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। कुष्ठ रोग से रिलेटेड भी है कि कुष्ठ रोग में है कि इसको भी एक अभिशाप माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक बैक्टीरियल से लोग जोड़ के देखते हैं। हाँ, ये बस एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसको वो नाक के थ्रू या फिर खाने के थ्रू वो अंदर चला जाता है, तो जिसके कारण वो होता है। वो उसका भी ट्रीटमेंट एकदम इजी है, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बस है कि 1 साल तक दवा लेनी होती है। आजकल सारी जगह पे सरकारी उसके लिए बना हुआ है कि जहाँ पे उसका जांच होता है और दवा दिया जाता है।
तो सब ये सब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैं ट्रीटमेंट देने के साथ ये कोशिश करती हूँ कि पेशेंट को मेंटली उस चीज़ को लेकर लाइट कर सकूँ। बहुत ज़रूरी होता है जी, ये। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी और आई थिंक उनका 4 महीने का बच्चा था, जिसको विटिलिगो मतलब जो सफ़ेद दाग की का प्रॉब्लम जो है वो अभी हो रही थी, अभी इनिशियल स्टेज में था, बस हल्का रंग वहाँ पे गया हुआ था। तो वो मेरे सामने रोने लगी थी कि मेरे घर वाले सब मुझे इस बात को लेकर सुना रहे हैं कि तुम मछली खा ली होगी दूध पिलाने के कारण। तो उस माँ के अंदर उसको बहुत गिल्ट फील आता है ना, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को तो कोई बीमारी नहीं देना चाहती है। खुद भी डिप्रेशन में जा सकती है हाँ, एक तरीके से। तो वो मेरे सामने रोने लगी। मैंने उससे समझाया कि इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी वही है कि मेडिकल साइंस और पेशेंट के बीच में क्या है ना कि थोड़ा गैप है। अभी पेशेंट को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है और हम लोग भी बहुत हद तक पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कोई अभिशाप नहीं है। तो एक्चुअली हाँ, हम लोग ये मेडिकल शॉप से रिलेटेड जो बात कर रहे थे कि पेशेंट डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले, दवा लिखाने से पहले सोचते हैं कि एक दवा लेके खा लें। तो वैसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार होता है कि वो छोटा सा जो आलस है वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। उनका समय भी जाता है, समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। और जो कम दिन में ठीक हो जाने वाली बीमारी होती थी, जो हो जाती, यदि वो प्राइमरी स्टेज में आके हमारे पास मिलते, वो कॉम्प्लिकेटेड फेज में पहुंच जाता है। तो वो क्या होता है कि पहले तो हम लोग को उस कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट करना है। यदि वो बीमारी ख़राब करके आए हैं तो पहले मॉडिफाइड फॉर्म भी बीमारी का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका प्राइमरी कॉज है उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो जो एक स्टेज में ट्रीटमेंट होने था वो 2 स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, हम लोग इवन सारे स्किन स्पेशलिस्ट ये फील करते हैं कि डे बाय डे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ पेशेंट जैसे मिल ही जाते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं दूसरी जगह। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये तो हमने जान लिया है कि आपको डॉक्टर ने भी सजेस्ट यही किया है कि आपको कभी भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर यूं ही जा कर के दवाइयाँ नहीं लेनी है। फ़र्स्ट अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोई भी स्किन से संबंधित बीमारी है, या फिर अगर आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हो रही है, तो आपको सीधे तौर पर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आकर उसे दिखाना है, उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। और जब तक के लिए डॉक्टर ने लिखा है तब तक आपको पूरा वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। तो चलिए डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को और हमारे ऑडियंस को आपने बताया। थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू।